Hello students, I hope you all are fine. In our previous lecture we had discussed about social difference on the basis of इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ये दो टॉपिक हमने कल डिस्कस किए थे. बहुत ही इजी टॉपिक थे कि वहाँ पे सोशल जो डिफरेंस था वो एग्जिस्ट किया जा रहा था. पहले जो सोशल डिफरेंस था वो वर्ड्स के बेस पे डिफरेंस एग्जिस्ट किया जा रहा था. 4 वर्ड्स. ऐसा कहा जाता था कि जो डिफरेंस है वो डिवाइन ऑर्डर है, यानी जो भगवान ने ही तय किया है, इसमें इंसान का कोई लिंक नहीं है. लेकिन फिर भी सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट किया जाता था क्योंकि ये भगवान की मर्जी मानी जाती थी और जिन्हें वर्ड्स के नाम से जाना जाता था. लेकिन हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था सोशल डिफरेंस, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बेस पे पढ़ा था कि जिसके पास जितनी वेल्थ होगी वो उतना रिच और उतना अपर क्लास से बिलोंग करेगा, और जिसके पास कम वेल्थ होगी वो उतना ही लोअर क्लास से बिलोंग करेगा. तो कुछ सोशल डिफरेंस हमने कल भी एग्जिस्ट करे और साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी थे. ये ज़रूरी नहीं थी कि हर क्लास का जो बंदा था वो रिच ही होगा, और ये नहीं कि पुअर क्लास यानी लोअर क्लास का जो इंसान था वो हमेशा पुअर ही होगा. जिसमें हमने सुदामा और कृष्ण का एग्जाम्पल किया था. जो सुदामा थे वो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो पुअर थे, एंड जो कृष्ण थे वो शूद्रा फैमिली से बिलोंग करते थे और फिर भी वो रिच और एक एम्परर थे. काफ़ी अच्छा उन्होंने एम्पायर कंट्रोल कर रखा था. तो कुछ एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे. फिर हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था. जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो हमें एक टेक्स्ट से मिला था, जिस टेक्स्ट का नाम था सुत्ता पिताका. इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और आई होप आपको सब क्लियर भी होगा. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड द टॉपिक इज़ हैंडलिंग टेक्स्ट. मतलब जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने महाभारत को ही चूज़ क्यों किया था, इन सारी बातों को जानने के लिए, किनशिप कास्ट और क्लास को जानने के लिए. तो जो महाभारत थी नहीं, वो बहुत ही ग्रेटेस्ट एपिक्स मानी जाती थी, ग्रेटेस्ट एपिक मानी जाती थी. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो महाभारत थी वो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी गई थी. डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी गई थी, चाहे वो हमारी तमिल लैंग्वेज हो, प्राकृत लैंग्वेज हो, संस्कृत लैंग्वेज हो, तो इन सारी लैंग्वेज में लिखी गई थी. और इन सारी लैंग्वेजेस की महाभारत को इकट्ठा किया गया, फिर उसे एनालाइज किया गया और जो सिमिलर टेक्स्ट थे उनको अलग करके एक बिल्कुल क्रिटिकल महाभारत बनाई गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था. इस महाभारत को बनाने में कम से कम 46 ईयर्स का टाइम पीरियड लग गया था. ये सारी बातें हम फर्स्टली डिस्कस कर चुके हैं. आज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये महाभारत को क्यों चूज़ किया गया था, क्योंकि वहाँ के जो पीपल थे ना वो मेनली संस्कृत को समझते थे. मेनली जो अपर क्लासेस थी, चाहे वो ब्राह्मण और क्षत्रिय थी, वो संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से समझती थी. इसलिए जो महाभारत थी वो संस्कृत में बोली गई, लिखी गई. और जो लोअर क्लासेस के थे यानी शूद्रास थे, उन्हें भी संस्कृत थोड़ी थोड़ी समझ आती थी. इसलिए जो मंत्र थे वो चैंट किए गए थे लोगों द्वारा, मतलब ब्राह्मण्स के द्वारा बोले जाते थे, जिसे वो आसानी से समझ जाते थे. तो जो महाभारत थी उसे एक ग्रेटेस्ट एपिक इसलिए कहा गया था क्योंकि इसे लिखने से पहले वर्बली डिफाइन किया गया था. एपिक का मतलब एक ऐसी कहानी जिसको आप बोल कर सुनाते हैं, उसे एक एपिक कहा जाता है. तो जो महाभारत थी उसे एक वर्बली डिस्क्रिप्शन किया गया था, जिससे हर तरह के लोगों को इसके बारे में पता चला था. तो यही कुछ था. इस वजह से ही जो थी महाभारत को यूज़ किया गया, क्योंकि एक तो ये कई सारी लैंग्वेजेस में लिखे गए, तो मतलब कोई ना कोई प्रूफ तो था कि महाभारत एग्जिस्ट करती थी, ये सारे लोग एग्जिस्ट करते थे. एंड जो इन सारे लैंग्वेजेस के टेक्स्ट थे उनको उनमें से सिमिलर टेक्स्ट को चूज़ करके एक क्रिटिकल महाभारत बनाई गई थी, जिससे इन सारे के बारे में पता चले. ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क था सबके लिए, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रहा महाभारत. अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ लैंग्वेज एंड कंटेंट. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस आज 6.1 टॉपिक, दैट इज़ लैंग्वेज एंड कंटेंट. तो जो लैंग्वेज थी उसमें मेनली जो महाभारत लिखी गई थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, संस्कृत में गाई गई थी. तो मेनली जो महाभारत का वर्जन कहा जाएगा वो संस्कृत वर्जन कहा जाएगा. लेकिन ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिखी गई, लेकिन जो संस्कृत थी वो बहुत ही सिंपलर लैंग्वेज मानी गई थी.
महाभारत को डिस्कस करने के लिए। ऐसे ही वो प्रस्तुति में भी लिखी गई, प्राकृत में भी लिखी गई, तमिल में भी लिखी गई, लेकिन संस्कृत का जो वो था लैंग्वेज वर्जन था वो सिंपलर लैंग्वेज वर्जन माना गया था। और साथ ही साथ हिस्टोरियंस ने इसके जो कंटेंट्स थे ना वो 2 सेक्शंस में डिवाइड किए थे। कंटेंट्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किए थे, एक था नरेटिव और एक था डिक्टेटिव। ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक में 73 पेज नंबर पे बिल्कुल क्लियरली डिफ़ाइन किया गया है। नरेटिव का मतलब उन्होंने 2 कंटेंट में एक डिफ़ाइन किया हिस्टोरियंस ने महाभारत को, एक तो नरेटिव और एक डिक्टेटिव। नरेटिव का मतलब जिसमें आपको एक कहानी बताई जाती है। क्या बताई जाती है? स्टोरी बताई जाती है, उसे हम कहेंगे नरेटिव। नरेटर वर्ड आपने सुना होगा इंग्लिश के बुक्स में, या जब आप लेसन रीड करते होगे तो जो नरेटर हुआ करता था वो कहानी बताने वाला होता था। तो जो पहला कंटेंट था वो नरेटिव था जिसमें स्टोरीज़ को बताया जाता था। एंड देन जो कंटेंट था दैट इज़ डिक्टेटिव। डिक्टेटिव का मतलब जिससे आपको कुछ मोरल मिले, कुछ आप सीखो, जो आपको पर्पसफुल लगे। यानी जो महाभारत थी वो हर एपिसोड के बाद आपको क्या देते थे? डिटेक्टिव देते थे, डिडक्टेड, ठीक है जी। तो वो डिडक्टिव होते थे, क्यों? क्योंकि उससे हमें कुछ ना कुछ मोरल दिया जाता था जिसमें हमें ये पता चलता था कि इस एपिसोड से हमें क्या सीख मिली। तो 2 कंटेंट्स में महाभारत को डिफ़ाइन किया गया, नरेटिव एंड डिडक्टिव। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आ गए होंगे। ये जो टॉपिक था बहुत ही सिंपल था। लैंग्वेज एंड कंटेंट जो महाभारत थी काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी गई। मेनली जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसको काफ़ी सिंपलर लैंग्वेज कहा गया। और जो कंटेंट थे वो 2 टाइप्स के थे, नरेटिव एंड डिटेक्टिव। नरेटिव मतलब जिसमें स्टोरी बताई गई, और डिटेक्टिव मतलब जिसमें हमें कुछ सीखने को मिला या किसी पर्पस से हमें कोई चीज़ बताई गई थी। इसीलिए जो महाभारत है ना उसे क्या डिस्क्राइब किया गया था? इतिहासा डिस्क्राइब किया गया था। ये जो वर्ड है ये आपकी एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 74 की फर्स्ट लाइन में ये वर्ड कहा गया है कि जो महाभारत थी उसे इतिहासा कहा गया, यानी इतिहास कहा गया, जिसका लिटरली जो मीनिंग था वो था दस इट वाज, कि ऐसा तो हुआ ही था। तो महाभारत को हमारी हिस्ट्री कहा गया है। ऐसा माना गया है कि ये जो कहानी थी ये एक रियल फॉर्म थी, ये रियल थी, शायद ऐसा हुआ था। लेकिन इसके लिए हमें कोई प्रूफ नहीं मिले, कोई एविडेंस नहीं मिले, इसलिए हमें ये डेफिनेट तो नहीं है कि वाकई ये हुआ था या नहीं हुआ था। रिसर्च जो की थी आर्कियोलॉजिस्ट ने या एक्सकैवेशन जो इन्होंने की थी उसमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला था कि ऐसे कोई वॉर हुआ होगा या महाभारत जैसा युद्ध हुआ होगा। ऐसे कोई बैटल के एविडेंस उन्हें नहीं मिले थे। लेकिन ऐसा डिस्क्राइब जरूर करा गया है कि ये इतिहास थी, हमारी हिस्ट्री थी, ठीक है। तो लेकिन कोई एविडेंस हमें आज तक नहीं मिले। तो ये टॉपिक था आपका 6.1। देन हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ऑथर्स एंड डेट्स। महाभारत को लिखने के लिए कौन कौन से ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन रहा था, कौन कौन से टाइम पीरियड में, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहा जाता है कि जो महाभारत थी, जो ओरिजिनल स्टोरी थी उसकी, वैसे तो हमें जहाँ तक पता है कि हमें तो यही पता है कि जो महाभारत थी वो वेद व्यास जी ने गाई थी, उन्होंने गाई थी। और उसे जो लिखा था वो गणेश भगवान जी ने लिखा था। आपकी बुक में वो एक पिक्चर भी दे रखी है जिसमें ये बात कही गई है कि जो गणेश जी थे उन्होंने लिखी थी महाभारत और वेद व्यास जी ने बताई थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो चैरिटर बार्ड्स ने बताई थी, गाई थी। और उन्होंने बताया था कि जो क्षत्रिय वॉरियर्स थे उन्होंने कैसे इस बैटलफील्ड में अपना काम किया था। और ये जो चैरिटर बार्ड्स थे, चैरिटर बार्ड्स, इन्होंने सबसे पहले महाभारत को लिखा था या गाया था या बताया था। इन्हें सुताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुताज कहा जाता है। सबसे पहले जो थी इन्होंने ओरली महाभारत को सर्कुलेट किया था। फिर 5th सेंचुरी का जब टाइम पीरियड आया था, यानी 5th सेंचुरी से ये जो काम था ये किसने ले लिया था? ब्राह्मण्स ने ले लिया था। क्या ले लिया था? ब्राह्मण्स ने ले लिया था। ब्राह्मण्स ने ये कमिट किया था कि वो इस राइटिंग का वर्क करेंगे, यानी इसको लिखने का जो काम था वो ये खुद करेंगे, जिसमें उन्होंने कुरुज और पांचाल्स के बारे में भी लिखा। कुरुज और पांचाल्स की स्टोरी के बारे में भी लिखा था। फिर ये जो काम हुआ था 200 BCE टू 200 CE के टाइम पीरियड में ये जो काम था वो
एक दूसरे फेज़ पर आ गया था, जिसमें विष्णु भगवान और कृष्ण जी के बारे में बताया गया था, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा और कृष्ण जी की पूजा के बारे में बताया गया था। तो इस तरीके से इन डिफरेंट फेजेस से क्या लिखी गई थी, महाभारत लिखी गई थी। महाभारत में 10,000 वर्सेस हुआ करते थे, यानी श्लोक हुआ करते थे, लेकिन फिर इन्हें क्या कर दिया गया था, कंप्राइज कर दिया, तो ये 1 लाख वर्सेस हो गए थे। काफ़ी बड़ा कंपोजिशन बन गया था महाभारत का, जिसे व्यासा के नाम से कहा गया था। तो ये कुछ ऑथर्स एंड डेट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है आपकी बुक में। लास्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा इसमें, मतलब 6 टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट रहेगा 6.3, उसमें है सर्च फॉर कन्वर्जेंस, मतलब महाभारत के लिए क्या क्या प्रूफ मिले थे। हस्तिनापुर के बारे में मैं आपको एक बार फिर से याद करा दूँ। हस्तिनापुर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पांडवों का राज हुआ करते थे, यानी युधिष्ठिर जो थे वहाँ के एम्परर थे, जिस हस्तिनापुर को उन्होंने चौसर की गेम में कौरवों के साथ हारा था, यानी पूरे के पूरे एम्पायर को इन्होंने हार लिया था। तो 1951 टू 52 का जो टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पीरियड में हस्तिनापुर की क्या हुई थी, एक्सकैवेशन की गई थी, यानी रिसर्च की गई थी। और ये जो हस्तिनापुर है ये मेरठ में है, और ये जो मेरठ है वो यूपी का एक प्लेस है। तो हस्तिनापुर की एक्सकैवेशन की गई थी, जिसमें काफ़ी कुछ तो नहीं मिला था, और जो इस एक्सकैवेशन को करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल। इनको क्या मिला था, एक ही एविडेंस मिला था, और वो एविडेंस था 5 ऑक्यूपेशनल लेयर्स। इन्हें कुछ 5 लेवल्स मिले थे, या लेयर्स हम कह सकते हैं, लेवल्स मिले थे। इन 5 लेवल्स में से बाकी सारे लेवल्स जो थे उनमें कुछ भी नहीं मिला, बस जो 2nd एंड 3rd लेवल था ना, उसमें ही कुछ एविडेंसेस मिले थे। उसमें इन्होंने क्या पाया कि 12th सेंचुरीज़ का जो टाइम पीरियड था, 12th सेंचुरीज़ का जो टाइम पीरियड था, उसमें ऐसे घर हुआ करते थे, ऐसे हाउसेस हुआ करते थे जो सिर्फ मड ब्रिक के बनाए करते थे। मड ब्रिक मैंने आपको पहले भी बताया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मड से ब्रिक बनाई जाती है उसे हम मड ब्रिक बनाते हैं। ये 3 मटेरियल से बनाई जाती है, मड, सैंड एंड एक और भी मैंने आपको बताया था। तो इनसे ये घर बनाए जाते थे, और जब ये एक्सकैवेशन वर्क जो था वो कंटिन्यू रहा, इसमें ये भी बताया गया कि मड ब्रिक से घर तो बनाए जाते थे, साथ में मड प्लास्टर भी किया जाता था, मड प्लास्टर भी किया जाता था वॉल्स के ऊपर उन घरों पे। तो ये कुछ बातें थी जो बीबी लाल को पता चली थी एक्सकैवेशन में, जो एक्सकैवेशन उन्होंने हस्तिनापुर का किया था। फिर जो 3rd फेज़ था, यानी 3rd जो लेवल था, उसमें इनको क्या मिला था, उसमें ये जो लेवल मिला था इनको 6th टू 3rd सेंचुरी के टाइम पीरियड का लेवल था। उसमें उन्हें ऐसे हाउसेस मिले थे जो हाउसेस मड ब्रिक प्लस बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब जो आज के टाइम में ब्रिक्स होते हैं जिसे भट्टे में जलाकर पकाकर यूज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसे घर मिले थे जिसमें बर्न्ट ब्रिक्स भी लगाई गई थी, और साथ ही साथ कुछ शोकेस जार मिले थे, मिट्टी के बने हुए, मड ब्रिक के बने हुए ड्रेनेज सिस्टम भी मिले थे, और टेराकोटा के इनके लिड्स भी मिले थे, यानी जो ड्रेनेज पिट्स हो गए या वेल्स हो गए उनके ढक्कन वगैरह भी इन्हें मिले थे। तो कुछ एविडेंस ऐसे मिले थे जो इनको हस्तिनापुर से एक्सकैवेशन के टाइम मिले थे। तो ये कुछ एविडेंस थे कि ऐसी वहाँ पर चीज़ें हुआ करती थी, और ऐसे घर जो महाभारत में भी दिखाए गए थे। महाभारत जो थी वो ग्रेटेस्ट एपिक मानी जाती थी, जिसे पोइट्री फॉर्म में डिफ़ाइन किया गया था, जो पोइट्री थी मेनली संस्कृत में कही जाती थी। और महाभारत जो थी वो पांडवों और द्रौपदी के मैरिज का किस्सा था, जिसमें कौरवों और पांडव की लड़ाई भी दिखाई गई थी, गीता का ज्ञान भी दिया गया था जो कृष्ण के द्वारा दिया गया था। और अब आपका आ जाता है सोर्स 16, जिसमें द्रौपदी की शादी के बारे में मैंने आपको बताया था कि द्रौपदी ने जो शादी की थी वो पॉलीएंड्री मैरिज की थी, मतलब एक ऐसी मैरिज जिसमें एक फीमेल के एक से ज़्यादा हस्बैंड हुआ करते हैं, वैसी मैरिज उन्होंने की थी। तो ये एक सोर्स दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सोर्स है, आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे, या फिर मैं आपको ब्रीफली बता ही देती हूँ। कहा जाता है कि जो द्रौपदी थे उन्होंने पॉलीएंड्री मैरिज की थी। इसके लिए क्या कहा था कि जब अर्जुन उनके साथ शादी करके आए थे
तो उनकी मदर ने देखा नहीं था कि अर्जुन जो थे वो क्या जीत के आए थे, क्योंकि स्वयंवर भी वो एक तरह की जीत ही मानी जाती थी, युद्ध ही माना जाता था। तो उनकी मदर ने बिना देखे ही कह दिया था कि जो भी लाए हो ना अपने भाइयों में बांट लो, और वो अपनी मदर को डिसओबे नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने द्रौपदी को कॉमन वाइफ बना लिया था, यानी सभी भाइयों की एक ही पत्नी हुआ करती थी। एंड दूसरी बात क्या थी, कहा जाता है कि जो द्रौपदी थी ना वो इंद्रदेव की क्या थी, वाइफ थी, जिन्होंने एक जन्म लिया था, दोबारा बॉर्न हुए थे, रीबॉर्न हुए थे, दोबारा जन्म लिया था। और जो पांडव थे वो पांचों के पांचों पांडव जो थे इंद्रदेव के ही क्या थे, रूप थे, और द्रौपदी उनकी वाइफ थी, तो इसलिए उन्होंने 5 शादियां कर ली थी, 5 पतियों की वो पत्नी बन गई थी। एक रीज़न और भी कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने क्या किया था, शिव भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा की थी, और उन्होंने ये कहा था कि मेरे जो हस्बैंड होंगे उनके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऐसे स्टोरी कही गई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रियल में होगा। तो उन्होंने कुछ काफ़ी ज़्यादा क्वालिटीज़ को डिमांड कर लिया था जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर पॉसिबल नहीं थी, इसलिए शिव भगवान ने 5 बंदों के बीच में वो क्वालिटीज़ को डाल दिया था, और इसी वजह से उनकी जो शादी थी वो 5 मेल से हुई थी। तो ऐसा कहा जाता है। ये आपके सोर्स 16 की डेफिनेशन है जो मैंने आपको डिस्कस करके बताई है, इसे रीड आउट कर लेना और अपनी नोटबुक में मेंशन कर लेना। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ डायनेमिक टेक्स्ट। कहता है कि जो महाभारत है वो डायनेमिक टेक्स्ट है, वो तो हमें पता ही है कि डायनेमिक टेक्स्ट है, उसमें बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत डिफरेंट लैंग्वेज में इसे डिफ़ाइन भी किया गया है। ऐसी ऐसी कहानियाँ जिसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। चाहे कहानी हम इसको कृष्ण भगवान के रूप से देख लें कि कृष्ण भगवान के अकॉर्डिंग महाभारत क्या होती थी, पांडव्स के अकॉर्डिंग भी ये एक स्टोरी लिखी गई थी कि पांडवों ने महाभारत के लिए क्या व्यूज़ बना रखे थे, कुंती ने महाभारत को लेकर क्या, कुंती जो उनकी मदर हुआ करती थी उनके क्या व्यूज़ थे, कौरव की तरफ से ये जो एपिसोड्स थे ये क्या थे। मतलब डिफरेंट ओपिनियंस के अकॉर्डिंग ये जो महाभारत थी वो री राइट की गई थी, जिसमें काफ़ी डायनामिक कल्चर और डायनामिक स्टेजेस भी आई थी, इसलिए महाभारत को एक डायनामिक टेक्स्ट कहा जाता है। और साथ ही साथ इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कोई प्लेज दिखाए गए, मतलब शोज़ वगैरह, डांस दिखाए गए, अदर काइंड्स ऑफ नरेशंस भी दिखाई गई। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई, इसलिए महाभारत को क्या कहा जाता है, डायनामिक टेक्स्ट कहा जाता है। एक रीज़न ये भी है कि जो महाभारत है वो सिर्फ संस्कृत वर्जन में ही नहीं लिखी गई, वो डिफरेंट वर्जन्स में यानी डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिखी और गाई गई थी, इस वजह से ये एक डायनामिक टेक्स्ट भी कही जा सकती है। तो यही आपका एंड है आपके चैप्टर 3 का, दैट इज़ किनशिप, कास्ट एंड क्लास। और मेन एक मैं आपको बात बता दूं, आपका जो ये टॉपिक है, आपकी जो चैप्टर का नेम है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, सिर्फ नेम ही चेंज है, बाकी कोई कंटेंट या कोई टॉपिक डिलीटेड या एडिशन नहीं है। तो वो है अर्ली सोसाइटी यूजिंग टू नो अर्ली सोसाइटी यूजिंग महाभारत, यानी महाभारत को यूज़ करके अर्ली सोसाइटी के बारे में जानना, ये आपके न्यू चैप्टर का नेम है। और यहीं आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। If you have any doubt regarding this topic, please let me know. Otherwise, don't forget to pray. And see you in next video with new chapter and some map work of this chapter. See you later. Thank you. Take care.